हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी क्षितिज भाग 1 के अध्याय 2 जिसका नाम है ल्हासा की ओर, इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तरों को देखने वाले हैं। प्रश्न 1, थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिकमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? तो गांव में ठहरने का उचित स्थान मिलने या न मिलने के कारण यह था कि पहला है, भिकमंगे के वेश में यात्रा करते समय लेखक के साथ में सुमति था और वहां गांव में सुमति के जान पहचान के लोग थे। इस कारण से उन्हें ठहरने के लिए अच्छी जगह मिल गई। और दूसरा है कि दूसरी बार लेखक जब भद्रवेश में घोड़े पर सवार होकर के आए थे तो वहां पर शाम के समय लोग छंग पी करके नशे में अपना होश हवास खो देते हैं। इस तरह की मनोवृत्ति के कारण लेखक को रहने का उचित स्थान नहीं मिला और उन्हें सबसे गरीब के झोंपड़े में ठहरना पड़ा। प्रश्न 2, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। तो लेखक की यात्रा के समय तिब्बत में हथियार का कानून नहीं था। वहाँ के लोग बंदूक पिस्तौल को लाठी की तरह लिए फिरते थे। वहाँ पर अनेक निर्जन स्थान थे जहाँ पर ना तो पुलिस का और ना ही खुफिया विभाग का प्रबंध था। यहाँ डाकू किसी को भी आसानी से मार सकते थे, इसीलिए यात्रियों को हत्या और लूटमार का भय था। प्रश्न 3, लेखक लंगूकौर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण से पिछड़ गया। तो लंगूकौर के मार्ग में लेखक अपने साथियों से इस कारण से पिछड़ गया था कि पहला तो क्या था, उनका घोड़ा मंद गति से चल रहा था। जब लेखक उस पर जोर देता तो वह और सुस्त पड़ जाता था। और दूसरा है कि एक जगह दो रास्ते फूट रहे थे, यानी कि वो रास्ते दो जगह बता रहे थे, दो जगह जा रहे थे। लेखक गलत रास्ते पर 1.5-2 मील चला गया और फिर लौट करके सही रास्ते पर चला, जिससे कि वह पिछड़ गया। प्रश्न 4, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उसके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास नहीं किया। तो सुमति आसपास के गांवों में गंडे ताबीज बांटने जाता तो जल्दी से वापस नहीं आते थे, इसीलिए लेखक ने उन्हें यजमानों के पास जाने से रोका। परंतु दूसरी बार लेखक को शेखर विहार के एक मंदिर में बुद्ध वचन अनुवाद की 103 पोथियां मिल गई थीं। लेखक को उनका अवलोकन एवं अध्ययन करने के लिए समय की जरूरत थी, इसलिए एकांत में ज्ञानार्जन की दृष्टि से लेखक ने सुमति को रोकने का प्रयास नहीं किया। प्रश्न 5, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो अपनी यात्रा के दौरान लेखक को निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो पहली है कि बीहड़ एवं ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर उसे धूप में यात्रा करनी पड़ी। दूसरा है, ऐसे निर्जन स्थानों से गुजरना पड़ा जहां पर कि डाकू बिना बात पर ही खून कर देते थे। हथियारों का कानून ना होने से डाकुओं का भय बना रहता था। तीसरा है, उसका घोड़ा मंद गति से चल रहा था, इसीलिए वह साथियों से बिछड़ गया। और चौथा है कि वापस आते समय अपना सामान स्वयं पीठ पर लाद करके पैदल यात्रा करनी पड़ी। तो इस तरह से इन सभी कठिनाइयों का सामना लेखक ने अपनी यात्रा के दौरान किया। प्रश्न 6, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। तो लेखक ने सन 1929-30 में तिब्बत की यात्रा की थी। उस समय वहाँ स्त्रियों में पर्दा प्रथा नहीं थी। वहाँ की स्त्रियां अपरिचित यात्रियों की सेवा सहायता कर दिया करती थी। वहाँ के लोग शाम को छंग पीकर के नशे में मस्त रहते थे। धार्मिक प्रवृत्ति के कारण वहाँ के लोग बोध गया के कपड़े से बने गंडे धारण करते थे। समाज में छुआछात, जाति पाति आदि कुप्रथाएं नहीं थी। खुफिया विभाग या पुलिस का पूरा इंतजाम नहीं था, इस कारण से अपराध की प्रति भी प्रचलित थी। लोग लाठी
की भांति बंदूक रखते थे। अधिकांश मठों का जमीन आदि पर कब्जा था। भिक्षु जागीर के लोगों में राजा के समान सम्मान पाता था। जागीरदारों को मजदूर बेगार में मिल जाते थे। बुद्ध और उनसे संबंधित वस्तुओं को महत्व दिया जाता था। प्रश्न 7, मैं अब पुस्तकों के भीतर था। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है कि मैं अब पुस्तकों के भीतर था? तो यहाँ पर देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं, तो देखते हैं उन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। तो क है कि लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। ख है लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया। ग है लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थीं। और घ है पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। तो इसमें देखिए उत्तर आएगा क, यानी कि क विकल्प सही है कि लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। रचना और अभिव्यक्ति। प्रश्न 8, सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं, यानी कि सुमति में ऐसी, उसके व्यक्तित्व में ऐसी क्या क्या विशेषताएं थी कि उसके जो परिचित थे या फिर उसके जो यजमान थे वो लगभग हर गांव में मौजूद थे। तो हर गांव में सुमति के यजमान और परिचित लोगों के मिलने से उसके चरित्र की निम्न विशेषताएं प्रकट होती हैं। पहला है कि वह मिलनसार स्वभाव का था। तो सुमति मिलनसार स्वभाव का था और हर किसी का ध्यान रख करके उनसे अपनत्व रखता था। दूसरा है धार्मिक विचारक। सुमति बौद्ध धर्म में आस्था रखने वाला था। उसके यजमान दूर दूर तक अनेक गांवों में फैले हुए थे। वह उन्हें बोध गया से लाए गए गंडे देता था। यजमान उसका धर्म गुरु की तरह से सम्मान करते थे। तीसरा है लालची। वह तीर्थ यात्रा का प्रसाद बांटने के बहाने नकली गंडों को भी बोध गया के कपड़ों से बना करके बता करके यजमानों को बांटता था और उनसे दक्षिणा पाता था। यह सब दक्षिणा के लालच से करता था। प्रश्न 9, हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ में यह उचित है अथवा अनुचित? विचार व्यक्त करें। तो उत्तर है कि यह पूर्ण रूप से सत्य है कि हम किसी के अच्छे पहनावे को देख करके उसका मान सम्मान करते हैं, परंतु फटे पुराने कपड़ों में देख करके उसका जरा भी सम्मान नहीं करते हैं। लेखक भिखमंगों के वेश में यात्रा कर रहा था, इसीलिए उसे यह अपेक्षा नहीं थी कि शेखर बिहार का भिक्षु उसे सम्मानपूर्वक देखेगा। लेकिन व्यवहार और वेशभूषा के आधार पर किसी का सम्मान या अपमान करना सर्वथा अनुचित है। उचित तो वेशभूषा की अपेक्षा सादा जीवन, उच्च विचार को महत्व देना है। प्रेमचंद, ईश्वरचंद विद्यासागर आदि साधारण वेशभूषा पहनने वाले थे, परंतु उनका व्यक्तित्व महान था तथा सब उनका सम्मान करते थे। प्रश्न 10, यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। वहाँ की स्थिति आपके राज्य शहर से किस प्रकार से भिन्न है? तो हमें तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का चित्रण प्रस्तुत करना है और वह हमारे राज्य शहर से किस प्रकार से भिन्न है यह भी बताना है। तो हिमालय पर्वत शिखरों से घिरा हुआ तिब्बत ऊंचा पठारी भूभाग है। यहाँ पर बर्फीले श्वेत शिखर तथा वनस्पतियों से रहित घाटियाँ, डांडे एवं निर्जन क्षेत्र हैं। यहाँ पर आवागमन के गिने चुने मार्ग और साधन हैं। तिब्बत की जलवायु विचित्र है। एक तरफ सर्दी का प्रकोप रहता है, परंतु धूप इतनी तेज पड़ती है कि उसे सहा नहीं जाता। वहाँ पर रास्ते चढ़ाई और उतराई के हैं जो ऊबड़ खाबड़ हैं। कुछ भागों में खेती होती है। सारी भूमि जमींदारों में बटी है। जमीन पर मठों का अधिकार है। जमींदारों को बेगार के मजदूर मिल जाते हैं। और हमारा राज्य राजस्थान उष्ण जलवायु का है, यानी कि यहाँ की जो जलवायु है वह कैसी है? गर्म है। इसके पश्चिमी भाग में विशाल मरुस्थल है। पूर्वी एवं दक्षिणी भाग में खेती होती है। राजस्थान का भूभाग तिब्बत की भौगोलिक स्थिति से सर्वथा भिन्न है।
प्रश्न 11, आपने भी किसी स्थान की यात्रा अवश्य की होगी। यात्रा के दौरान हुए अनुभवों को लिख करके प्रस्तुत करें। तो बच्चों, आपने जिस भी स्थान की यात्रा की है और आपके जिस प्रकार के भी अनुभव हुए हैं वह आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने आपको एक यात्रा का अनुभव लिख करके दिया है। तो पिछले दिनों मुझे अपने परिवार वालों के साथ में हिमाचल प्रदेश की यात्रा करने का मौका मिला। हमने दिल्ली से कालकाजी स्टेशन तक सफ़र ट्रेन के द्वारा पूरा किया। इसके बाद टूर और ट्रैवल वालों की कार से आगे का सफ़र तय किया। हम सबसे पहले शिमला गए। 7 घंटों का यह सफ़र पहाड़ी रास्तों को देखते हुए और खूबसूरत वादियों में खोए हुए कट गया। रात 3 बजे शिमला के होटल में पहुँचे। सुबह उठते ही घूमने का प्लान बना और फिर यात्रा शुरू हुई। शिमला के बाद में सोलन में एक रिश्तेदार के घर गए। वहाँ उन्होंने पहाड़ी जनजीवन के बारे में काफ़ी जानकारी दी। उनकी बातों से लगा कि पहाड़ों का जीवन बेहद ही कठिन होता है। सोलन के बाद हमने कार से मनाली तक का सफ़र तय किया। बर्फ़ के पहाड़ों के बीच मनाली एक बेहद ही खूबसूरत शहर है। मनाली में सोलन नाल जाना और एडवेंचर का हिस्सा बनना मज़ेदार था। तो इसी तरह से बच्चों, आप भी अपनी यात्रा वृत्तांत में जो भी अनुभव आपके रहे वे आप लिख सकते हैं। प्रश्न 12, यात्रा वृत्तांत गद्य साहित्य की एक विधा है। आपकी इस पाठ्य पुस्तक में कौन कौन सी विधाएं हैं? प्रस्तुत विधा उनसे किस मायनों में अलग है? तो पाठ है 2 बैलों की कथा। तो यह देखिए, ये क्या है? कहानी है। तो विधा का नाम है कहानी। ल्हासा की ओर, यह यात्रा वृत्तांत है। उपभोक्तावाद की संस्कृति, तो यह लेख या निबंध है। सांवले सपनों की याद, यह संस्मरण है। प्रेमचंद के फटे जूते, यह क्या है? व्यंग है। और मेरे बचपन के दिन, यह क्या है? संस्मरण है। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत अन्य विधाओं से निम्नलिखित मायनों से भिन्न है। पहला, यात्रा वृत्तांत कहानी आदि की तरह से कल्पित नहीं है। दूसरा, यात्रा वृत्त होने से इसमें बीते रोचक प्रसंगों का चित्रण हुआ है। तीसरा, इसमें निबंध की भांति गंभीरता नहीं है। चौथा, इसमें रिपोर्टाज की भांति कलात्मकता तथा व्यंग रचना की तरह से पैनापन नहीं है। पांचवा, प्रत्यक्ष अनुभवों का वर्णन होने पर भी यह संस्मरण एवं आत्मकथा से भिन्न है। तो इस प्रकार से यह यात्रा वृत्तांत अन्य विधाओं से अलग है। भाषा अध्ययन। प्रश्न 13, किसी भी बात को अनेकों प्रकार से कहा जा सकता है। जैसे, सुबह होने से पहले हम गांव में थे। पौ फटने वाली थी, यानी कि सुबह होने वाली थी। पौ फटने का मतलब होता है सुबह होना। तो पौ फटने वाली थी कि हम गांव में थे। तारों की छाव रहते रहते हम गांव पहुंच गए थे। तो नीचे दिए गए वाक्य को अलग अलग तरीके से लिखिए। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। तो इस वाक्य को हमें अलग अलग तरीके से लिखना है। तो घोड़ा बहुत ही धीरे धीरे चल रहा था। या फिर यह कहना कठिन था कि घोड़ा किधर जा रहा है, आगे या पीछे। घोड़े की गति की दिशा मालूम नहीं पड़ रही थी। या फिर इस प्रकार से लिख सकते हैं कि घोड़ा इतनी मंद गति से चल रहा था कि लगता ही नहीं था कि वह चल रहा है। तो इस तरह से हम इस वाक्य को लिख सकते हैं। प्रश्न 14, ऐसे शब्द जो किसी अंचल यानी क्षेत्र विशेष में प्रयुक्त होते हैं उन्हें आंचलिक शब्द कहा जाता है। प्रस्तुत पाठ में से आंचलिक शब्दों को ढूंढ करके लिखिए। तो प्रस्तुत पाठ में प्रयुक्त कुछ आंचलिक शब्द निम्न प्रकार से है। आंचलिक शब्द यानी कि ये उसी क्षेत्र विशेष में प्रयुक्त होते हैं। जैसे छंग, कंडे, कंजुर, डांडा, पलटन, गांव गिराव, थुम्पा, राहदारी, भीटा, भरिया और कुची कुची। प्रश्न 15,
पाठ में कागज अक्षर मैदान के आगे क्रमशः मोटे अक्षय और विशाल शब्दों का प्रयोग हुआ है। इन शब्दों से उनकी विशेषता उभर करके आती है। पाठ में से कुछ ऐसे ही और शब्द छांट करके लिखिए जो किसी की विशेषता बता रहे हों। तो देखिए कुछ विशेष शब्द हैं जो इनकी विशेषता बतला रहे हैं, जैसे कि मुख्य रास्ता, विकट डांडा, डांडा कैसा है विकट, परित्यक्त किला, निर्जन स्थान, तो स्थान की विशेषता बतला रहा है कि वो कैसा है निर्जन स्थान, दूध वाली चाय, चाय कैसी है दूध वाली, ऊंची चढ़ाई और सारा मक्खन, विशाल मैदान, भद्र यात्री और हस्तलिखित पोथियां। पाठ्येतर सक्रियता। प्रश्न 1, यह यात्रा राहुल जी ने 1930 में की थी। आज के समय यदि तिब्बत की यात्रा की जाए तो राहुल जी की यात्रा से कैसे भिन्न होगी? तो आज तिब्बत स्वतंत्र राष्ट्र ना होकर के चीनी गणतंत्र का एक प्रांत है। वहाँ जाने के लिए अब सर्वप्रथम पासपोर्ट और वीज़ा की ज़रूरत होती है। राहुल जी को पैदल यात्रा करनी पड़ी थी, अब पैदल मार्ग बहुत कम है। अब 3 दर्रों से तिब्बत की यात्रा की जा सकती है, लेह दर्रे से, लिपू दर्रे से तथा नीति पास से। राहुल जी को गांव में आश्रय मांगना पड़ा था, जबकि अब वहां पर विश्राम घर एवं होटल उपलब्ध हैं और आवागमन के लिए मोटर कार आदि साधन सुलभ हैं। प्रश्न 2, क्या आपके किसी परिचित को घुमक्कड़ी या फिर यायावरी का शौक है? उसके इस शौक का उसकी पढ़ाई या फिर काम आदि पर क्या प्रभाव पड़ता होगा, लिखो। तो मेरा एक दोस्त है, उसे घूमने जाने का बड़ा शौक है। जब भी देखो तो वह आज इस जगह गया, कल उस जगह गया। उसकी इस आदत के कारण उसके माता पिता परेशान रहते हैं। इस घूमने के शौक के कारण पैसे तो खर्च होते ही हैं, पढ़ाई और समय की भी हानि होती है। अपठित गद्यांश को पढ़ करके दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले हमें यह अपठित गद्यांश को पढ़ना पड़ेगा और फिर इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका उत्तर देना होगा। तो आइए इस अपठित गद्यांश को पहले पढ़ते हैं। आम दिनों में समुद्र के किनारे इलाके बेहद ही खूबसूरत लगते हैं। समुद्र लाखों लोगों को भोजन देता है और लाखों उससे जुड़े हुए दूसरे कारोबारों में लगे हैं। दिसंबर 2004 में सुनामी या फिर समुद्री भूकंप से उठने वाली तूफानी लहरों के प्रकोप ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि कुदरत की यह देन सबसे बड़े विनाश का कारण भी बन सकती है। प्रकृति कब अपने ही ताने बाने को उलट करके रख देगी, यह कहना मुश्किल है। हम उसके बदलते मिजाज को उसका कोप कह लें या फिर कुछ और, मगर यह अबूझ पहेली अक्सर हमारे विश्वास के चिथड़े कर देती है और हमें यह एहसास करा जाती है कि हम एक कदम आगे नहीं 4 कदम पीछे हैं। एशिया के एक बड़े हिस्से में आने वाले उस भूकंप ने कई द्वीपों को इधर उधर खिसका करके एशिया का नक्शा ही बदल दिया। प्रकृति ने पहले ही अपनी ही दी हुई कई अद्भुत चीजें इंसान से वापस ले ली हैं, जिसकी कसक अभी तक है। दुख जीवन को मांझता है, उसे आगे बढ़ने का हुनर सिखाता है। वह हमारे जीवन में ग्रहण लाता है ताकि हम पूरे प्रकाश की अहमियत जान सकें और रोशनी को बचाए रखने के लिए जतन करें, यानी कि प्रयत्न करें। इस जतन से सभ्यता और संस्कृति का निर्माण होता है। सुनामी के कारण दक्षिण भारत और विश्व के अन्य देशों में जो पीड़ा हम देख रहे हैं, उसे निराशा के चश्मे से ना देखें। ऐसे समय में भी मेघना, अरुण और मैगी जैसे बच्चे हमारे जीवन में जोश, उत्साह और शक्ति भर देते हैं। 13 वर्षीय मेघना और अरुण 2 दिन अकेले खारे समुद्र में तैरते हुए जीव जंतुओं से मुकाबला करते हुए किनारे पर आ लगे। इंडोनेशिया की रिजा पड़ोसी के 2 बच्चों को पीठ पर लाद करके पानी के बीच में तैर रही थी और एक विशालकाय सांप ने उसे किनारे का रास्ता दिखाया। मछुआरे की बेटी मैगी ने रविवार को समुद्र का भयंकर शोर सुना, उसकी शरारत को समझा, तुरंत ही अपना बेड़ा उठाया और अपने परिजनों को उस पर बिठा करके उतर गई समुद्र में 41 लोगों को लेकर के।
महज 18 साल की यह जलपरी चल पड़ी पगलाए हुए समुद्र से 2-2 हाथ करने के लिए। 10 मीटर से भी ज़्यादा ऊंची सुनामी की लहरें जो कोई बाधा रुकावट मानने को तैयार नहीं थी, इस लड़की के बुलंद इरादों के सामने बौनी ही साबित हुई। जिस प्रकृति ने हमारे सामने भारी तबाही मचाई है, उसी ने हमें ऐसी ताकत और सूझ दे रखी है कि हम फिर से खड़े होते हैं और चुनौतियों से लड़ने का एक रास्ता ढूंढ निकालते हैं। इस त्रासदी से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए जिस तरह से पूरी दुनिया एकजुट हुई है, वह इस बात का सबूत है कि मानवता हार नहीं मानती। अब आइए इस अपठित गद्यांश में से प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि कौन सी आपदा को सुनामी कहा जाता है? तो समुद्र में आए हुए भयंकर भूकंप के कारण उठने वाली विनाशकारी तूफानी लहरों को सुनामी आपदा कहा जाता है। प्रश्न 2, दुख जीवन को मांझता है यानी कि संवारता है, उसे आगे बढ़ने का हुनर सिखाता है। आशय स्पष्ट कीजिए। तो दुख और कष्टों का सामना करने से जीवन में विपत्तियों से जूझने की हिम्मत प्राप्त होती है। कठिनाइयों का सामना करते रहने से जीवन में आगे बढ़ने का साहस बढ़ता है, अच्छी प्रेरणा मिलती है और जीवन सुंदर प्रतीत होता है। प्रश्न 3 है, मैगी, मेघना और अरुण ने सुनामी जैसी आपदा का सामना किस प्रकार से किया? तो मैगी ने 10 मीटर ऊंची लहरों की परवाह न करके अपना बेड़ा उतार दिया और अपने साहस से संघर्ष करते हुए अपने परिजनों और 41 लोगों को बचा लिया। मेघना और अरुण भी 2 दिन तक खारे पानी में तैरते हुए समुद्री जीव जंतुओं से मुकाबला करते हुए किनारे पर आ गए थे। प्रश्न 4, प्रस्तुत गद्यांश में दृढ़ निश्चय और महत्व के लिए किन शब्दों का प्रयोग हुआ है? तो दृढ़ निश्चय के लिए तो बुलंद इरादे तथा महत्व के लिए अहमियत शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रश्न 5, इस गद्यांश के लिए एक शीर्षक नाराज समुद्र हो सकता है, आप कोई अन्य शीर्षक दीजिए। तो इसके लिए देखिए अन्य शीर्षक क्या क्या हो सकते हैं। उत्पाती समुद्र, पगलाए समुद्र से 2-2 हाथ या फिर सुनामी का सामना। ये शब्द संपदा, तो बच्चों ये इस पाठ से संबंधित जो शब्द हैं उनके अर्थ यहाँ पर दिए गए हैं। तो इस तरह से हमने इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तरों को पूरा किया है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।